Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official training module of TechSarge। तो ये हम लोगों ने ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट करा है बेसिकली उन लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग इस फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल भी हमने पूरा इसी चीज़ पे डिज़ाइन करा है कि पहले हम लोग आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन सिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है हमारा डायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ब्रीफ करेंगे, आपको उसकी नॉलेज देंगे। ठीक है, उसके बाद उसका अंडरस्टैंडिंग देंगे, फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल ऐसे काम करने वाला है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, वो डायरेक्ट टैक्स के सबसे बेसिक चीज़ पे होने वाली है, जो कि आपको डायरेक्ट टैक्स सीखने से पहले या फिर किसी भी बंदे की ITR फाइल करने से पहले सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं हेड्स ऑफ इनकम। डायरेक्ट टैक्स में ना इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स कह लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनकम क्लासीफाई करना, बेसिक्स ऑफ क्लासीफाई इनकम भी इसलिए हम यहाँ पर डाला हुआ हमने। ठीक है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। अगर आप इनकम टैक्स में देखेंगे ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। अगर आप इन्हें टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, वो इस हेड में आता है। फिर कैपिटल गेन्स आता है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हर हेड का ना अपना ही टैक्स ट्रीटमेंट है, अपने ही ओन रूल्स हैं और अपने ही डिडक्शंस भी हैं। तो हम एक बाय एक इन हेड्स ऑफ इनकम को क्लासीफाई करेंगे और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को कल को जब भी आप ITR फाइल करें या फिर आप डायरेक्ट टैक्स से कोई भी काम करें ना, आपको ये दिक्कत ना आए कि ये इनकम कहाँ पर जाएगी, कौन से हेड में जाएगी। तो आपका अगर ये बेसिक क्लियर होगा ना, तो उसके आगे आप ये लगा पाएंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगी। तो ये चीज़ें आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो ये कहाँ पर अप्लाई होता है? बेसिकली सैलरी इनकम कब कहलाएगी? जब आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा ना, तभी वो इनकम सैलरी इनकम कहलाएगी। सैलरी इनकम, सैलरी के भी कई पार्ट होते हैं। कई देखो बेसिक सैलरी होता है, बोनसेस होता है, कमीशन मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। लाइक हाउस रेंट अलाउंसेस सबने ही सुना होगा कि अपने मॉम डैड को पैसे देते हैं, फिर उसमें ही हाउस रेंट अलाउंस ले लेते हैं, उसकी डिडक्शन लेके फिर आप ITR रिफंड करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी आप कब कैटेगराइज करेंगे? इसके लिए मैं प्रैक्टिकली में भी आपको बता दूं। सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, PSUs में भी काम करता है, कहीं भी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होना जरूरी है। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय है ना, और पता कैसे चलेगा, तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा। आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका 12 लाख का पैकेज है। ठीक है, तो अब वो 12 लाख आपके सीधे सीधे हाथ में नहीं आएगा। लोग इसलिए कहते हैं ना कि आपका 12 लाख है, लेकिन इन हैंड कितना है? 12 लाख तो कॉस्ट टू कंपनी हो गया, इन हैंड कितना आ रहा है, आपके हाथ में कितना आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ बाइफर्केशन कैसे निकलता है। आपकी 12 लाख की सैलरी है, जिसमें से आपका TDS भी डिडक्ट होएगा। ठीक है, अगर आप कर्नाटका में हैं या फिर गोवा में हैं या फिर ऐसी कोई जगह पे जहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, तो वहाँ प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। तो ये चीज़ें बहुत वास्ट होंगी, लेकिन आज हमारा मेन फोकस सिर्फ बेसिक्स पे है कि आपको इतना क्लियर हो जाए कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है और हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये हेड ऑफ इनकम में ये इनकम आएगी। इतना अगर आपको आज की वीडियो में क्लियर होगा ना, तो फिर आज की वीडियो हमारी सक्सेसफुल रहेगी। तो सैलरी इनकम के लिए सबसे पहला पार्ट, अब सैलरी के तो पार्ट होते हैं बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस। आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा, आपको फॉर्म 16 मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से। फॉर्म 16, नॉट फॉर्म 16A। फॉर्म 16A डिफरेंट होता है, फॉर्म 16 मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्म 16 मिलेगा जिसमें आपका पूरा सैलरी का बाइफर्केशन लिखा हुआ होगा कि भाई ये मेरी बेसिक सैलरी है, इतना मेरे को अलाउंस मिला हुआ है, इतना मेरे एग्जेम्प्ट हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बेसिक्स ही है। तो आप बस इतना माइंड में लेके चलिए कि आज हमें बस ये क्लियर करना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या चीज़ें आएंगी और हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्लाइंट से। हम क्लाइंट से क्या डॉक्यूमेंट मांगे? अगर मैं मान लो मैं एज ए एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, मैं ITR फाइलिंग का टाइम है, चलो, क्योंकि ITR फाइलिंग सबसे मेन रहता है कि डायरेक्ट इनकम टैक्स का उसमें अप्लाई करते हैं हर साल। ITR फाइलिंग का टाइम है। अब मैं क्लाइंट से क्या मांगू? मैं क्लाइंट से अगर सैलरीड कह रहे हैं, क्लाइंट में सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, तो उससे आप सीधा फॉर्म 16 मांगेंगे। सबसे पहला काम फॉर्म 16 मांगेंगे, फिर उसका 26AS लेंगे।
फॉर्म 16 के अंदर ना सारी बाइफर्केशन, सारी डिटेल आपकी सैलरी की लिखी रहेंगी, एम्प्लॉयर का नाम लिखा रहेगा, पैन लिखा रहेगा, टैन लिखा रहेगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। और फिर आप वहाँ से अपनी सैलरी पता कर सकते हैं कि आपकी 12 लाख सैलरी है, उसमें से 2 लाख रुपए TDS कटा हुआ है, उस पर इन हैंड 10 लाख आया हुआ है। तो ऐसे तो सिंपली सैलरी के लिए हमारा सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं है। हाँ, एक और चीज़, अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ या मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर कंसल्टेंट देते हैं, तो क्या मैं एक एम्प्लॉय हूँ? बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक, मैं एक एम्प्लॉय नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, मेरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं एम्प्लॉय हुआ ही नहीं, तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे हमें बाइफरकेट करना है, हमें ऐसे हमें क्लासीफाई करना है कि इसकी हेड ऑफ इनकम सैलरी में जाएगी, इसकी हेड ऑफ इनकम, अगर मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मेरी हेड ऑफ इनकम कहाँ जाएगी, बताइए। थोड़ी देर में हम देखेंगे कहाँ जाएगी। ठीक है, तो तब तक आप सोचिए मत, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं, ठीक है, और आपने वो लेट आउट कर दी, ठीक है, तो आपको रेंट आ रहा है महीने का 50,000 रुपये, मतलब साल का 6 लाख रुपए रेंट आ रहा है वहाँ से। तो फिर अब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि भाई ये हमारी इनकम है, या फिर अगर मान लीजिए एक और चीज़ मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ इसी। ठीक है, तो अब उस प्रॉपर्टी से मेरे को जो भी इनकम हो रही है ना, जो भी इनकम हो रही है वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दिस हेड अप्लाइज टू इनकम अर्न फ्रॉम अ बिल्डिंग और लैंड टू द बिल्डिंग ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। ओन, आपका उसको ओन करना जरूरी है। अगर आप उसे ओन कर रहे हैं और वहाँ उस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल आ रहा है, तो आपका वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओन a house that's rented out, the rental income will be classified under this head. Even if the property is vacant na, it can be deemed to generate income which we call deemed rent. ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, deemed rent का कंसेप्ट क्या होता है कि हम उसमें बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि हम उसमें मान के चलते हैं कि अगर हमारा 6 महीने प्रॉपर्टी है और 7-8 महीने प्रॉपर्टी हमने रेंटल कमाया और 4 महीने हमारा खाली रहा, तो हम उस पर डीम्ड रेंट मानते हैं कि हम मिनिमम टू मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो सकती है इस पर, तो हम उसे डीम्ड रेंट मान के क्लासीफाई करते हैं। तो ये आप आगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली हम डिटेल में बात करेंगे इस सब के बारे में। अभी आज हम सिर्फ बेसिक्स पे बात करें कि आपको इतना क्लिक हो जाए कि 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन सी होती हैं और कौन से हेड में हम कौन सी इनकम को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हाउस प्रॉपर्टी में ना आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अब मान लीजिए कि आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख का इनकम हुआ है, मान के चलिए 10 लाख का इनकम हुआ है और आपने उसका रेनोवेट करवाया, मतलब आपने कुछ प्लग्स लगवा दिए हैं, कुछ नल लगवा दिए हैं, आपका भी तो खर्चा हुआ ना। तो बेसिकली आपकी 10 लाख तो इनकम पूरी नहीं हुई, आपने उस पर खर्चा करा 5 लाख का। ठीक है, तो 5 लाख इनकम हुई। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ऐसा नहीं है, अगर आपको 10 लाख रुपए हुआ है, आपका 10 लाख रुपए पूरा का पूरा आपकी इनकम माना जाएगा, आपका 5 लाख जो खर्च है वो नहीं माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ कहती है कि हमें भी पता है भाई कि अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं ना, तो उसका रेनोवेशन भी करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम, उसकी पेंटिंग करवानी पड़ जाती है, उसका नल का खराब हो जाता है, तो ये सारे खर्चे लगते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, मान लीजिए अगर आपका 10 लाख रुपए खर्चा हुआ ना, तो हम ये कह रहे हैं कि 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है, कह रही हम कोई एक्सपेंस नहीं देंगे कि आप 10 लाख में से 5 लाख माइनस करो और 5 लाख आपकी इनकम माने, ऐसा नहीं करेंगे हम आपका चाहे कितनी भी इनकम हो ना, हम आपको उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देंगे, जिसमें हम ये मानेंगे कि वो 30% आपका खर्चा हुआ होगा बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ भी खर्चा उसमें लगा होगा, तो हम सीधा सीधा 30% मान लेते हैं। तो 10 लाख में से आप 30% 3 लाख माइनस कर देंगे, तो 7 लाख आपकी न्यू हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगी, जिसपे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आपने कोई म्यूनसिपल टैक्सेस भरे हैं तो टैक्स हटा देना, उसमें से टैक्स भी लेस कर देना। मान लीजिए 10,000 रुपये का टैक्स भरा है तो 6,90,000 रुपये तक टैक्स भर देना। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है स्पेशली की कंसेप्ट, इट इज एसेंशियल टू नो दैट ओनली द नेट एनुअल वैल्यू,
तो जो हमारा रेंटल होता है ना, उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी से हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हुई, 10 लाख हुई, ठीक है। फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में 30% माइनस करा, 7 लाख हो गई अब इनकम। अब 7 लाख में 10,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस और माइनस कर दिया, तो 6,90,000। तो इनकम आफ्टर डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रेट है हमारा, कितना, 30%, ठीक है। तो इस टैक्सेबल। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी हमने बेच दी, अब वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा क्या, नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं हो रही, आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच ही दी है, अब आप उसे ओन नहीं करते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ओन करते हैं और उससे इनकम हुई है तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ही बेच दी तो फिर उससे इनकम होने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, वो आएगा हमारा कैपिटल गेन्स में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से, कोई बात नहीं। हमारा तीसरा हेड आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीजीबीपी, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन में। तो यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस तो डेफिनेटली कोई भी बंदा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो डील कर रही है प्रॉफिट एंड गेन्स, मतलब कि उसको कोई सा भी प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, जो कि वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, आप बिजनेस में एंगेज हैं। बिजनेस की डेफिनेशन आई होप आपको बतानी नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज में आप डील कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, फिर आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट के मोटिव से, तो उसे बिजनेस कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस कवर्स इनकम जनरेटेड बाय इंडिविजुअल और एंटिटीज एंगेज इन कमर्शियल, प्रोफेशनल और बिजनेस एक्टिविटीज। इनकम इन दिस कैटेगरी कुड इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम रनिंग अ शॉप, फीस फ्रॉम कंसल्टेंसी। रेवेन्यू फ्रॉम रनिंग अ शॉप इज बिजनेस इनकम, आप वहां पर गुड्स ट्रेड कर रहे हैं। फीस फ्रॉम कंसल्टेंसी, ये प्रोफेशनल इनकम होगी हमारी, और कमीशन, ये हमारी प्रोफेशनल इनकम होगी। मतलब आप ये मान के चलिए, हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं ना, तो उसे प्रोफेशनल के अंदर आ जाएगा वो, और कोई भी हम गुड्स बेच रहे हैं तो वो बिजनेस के अंदर कैटेगराइज हो जाएगा। तो बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनीज हु कंडक्ट बिजनेस और प्रैक्टिस अ प्रोफेशंस, प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ठीक है। तो रिपोर्ट देयर इनकम यहाँ पर करते हैं कि हम अपने बिजनेस से जो भी होने वाली इनकम है ना, वो हम यहाँ पे करते हैं। अब बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी जैसे फूलों की दुकान होगी, फ्लावर शॉप, आई हैव अ फ्लावर शॉप, ठीक है। तो अब मैं मान लो मेरी टर्नओवर हो गई है 10 लाख रुपए साल की, लेकिन आप खुद बताइए 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, 10 लाख रुपए आपकी इनकम है क्या, नहीं, 10 लाख रुपए मेरी इनकम नहीं है, 10 लाख रुपए मेरी सिर्फ सेल्स का अमाउंट है। मेरी इनकम तो उससे कम होगी ना, क्योंकि 10 लाख का अगर मैंने माल बेचा है तो 8 लाख का खरीदा भी तो है ना। तो यहाँ पर अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने पढ़ा कभी होगा अकाउंट्स, तो आपने हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाई होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस का हमने प्रॉफिट एंड लॉस बताया, फिर हमने सेल्स डाली, हमने परचेजेस डाले, फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर उसके बाद और भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। मान लीजिए मेरा बिजनेस चला, भाई सैलरी तो जाएगी, रेंट तो जाएगा ही जाएगा, अगर मैं रेंटेड हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मेरे और मिसलेनियस एक्सपेंस तो होंगे, ऑफिस के एक्सपेंस तो होंगे ही होंगे, तो ये सारे एक्सपेंसेस तो होंगे ही ना, ये सारे बिजनेस रिलेटेड तो हुए। तो अब मान लीजिए मेरी 10 लाख की टर्नओवर है, मेरा 7 लाख की परचेजेज ही है, और मेरा 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, मेरे और भी तो एक्सपेंस हुए ना, रेंट हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, मेरे को कहीं आना जाना पड़ेगा, भाई मेरे ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो गया, तो ये सारी चीजें माइनस होंगी। उसके बाद मेरी नेट इनकम आएगी, क्योंकि इनकम पे टैक्स लगने वाला है ना, मेरी इनकम पे टैक्स लगने वाला है, तो मैं अपनी इनकम पे टैक्स लगाऊंगा, और जो भी मेरा टैक्स बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इनकम 5 लाख बन रही है, तो उस पर जो टैक्स बनेगा मैं उसे गवर्नमेंट को भर दूंगा, और एज अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर मैं सारा टैक्स भर दूंगा, जो कि कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कड़वी सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। तो बिजनेस हेड आप लोगों ने समझ लिया कि जो भी बिजनेस होने वाली इनकम है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर अगर देखो, इफ यू आर वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, है ना, तो वो कहाँ जाएगी, अगर मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ तो वो भी तो बिजनेस में आएगी, प्रोफेशन में आएगी, तो वो यहाँ इस साइड में कैटेगराइज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बिजनेस चल रहा हो या कोई भी प्रोफेशनल इनकम कमा रहा हो, तो वो यहाँ से आएगा। प्रोफेशनल इनकम में फ्रीलांसिंग इनकम भी आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी इनकम हो जिससे आप प्रोफेशनली दे रहे हो सर्विस, या फिर बिजनेस गुड ट्रेड्स कर रहे हो, तो वो इस हेड में क्लासीफाई होगी, और इस हेड में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इस साइड में हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं,
एक तो मैंने आपको बताया पीएनएल बनता है, पीएनएल बैलेंस शीट, एक होता है 44AD और 44ADA। हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में, डेफिनेटली पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेंगे इस चीज़ का। अभी के लिए हमारा मोटिव आज की वीडियो में सिर्फ यही है कि आपको क्लासीफाई हो जाए कि डायरेक्ट टैक्स के लिए हम लोग कौन सी हेड्स ऑफ इनकम लेते हैं और क्या चीज़ें करते हैं। तो आपको ब्रीफ में बता देता हूँ 44AD और 44ADA। ठीक है, 44AD होता है हमारा बिजनेस का, मतलब जो गुड्स ट्रेड करते हैं। 44AD ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए आपकी इनकम अगर 10 लाख है तो 44AD क्या कहता है कि भाई आप लोग तो छोटे मोटे व्यापारी हो गए यार, आप लोग बैलेंस शीट मिलने बनवाने जाओगे किसी सीए से, आपका तो एक्सपेंस ही आ जाएगा इतना अच्छा खासा, आप लोग मत बनवाओ। आप लोग क्या करो, आप लोग की अगर इनकम 10 लाख है ना तो अपनी ITR फाइल करते हुए आप 44AD सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अप टू 3 करोड़ की लिमिट होती है, आप 44AD सेलेक्ट कर लो। ठीक है, 44AD सेलेक्ट कर लो और 10 लाख की इनकम है ना, उस पर 8% अपनी इनकम मान लेंगे हम, तुम्हारी जितनी भी सेल्स है ना, तुम्हारी जितनी भी सेल्स है उसका 8% हम लोग इनकम मांग लेंगे। अगर आप कैश में भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर जितनी भी है ना, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक है ना, तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं 44AD में 3 करोड़ तक की, हम लोग छोटा व्यापारी मानते हैं, गवर्नमेंट मानती है मतलब उन्हें, तो आप उस पर 8% पे आप इनकम मान लीजिए, 3 करोड़ का 8% निकाल लीजिए और फिर उस पर टैक्स भर दीजिए अपना। ये होता है 44AD का कंसेप्ट, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और 44AD में क्या होता है, 75 लाख की होती है लिमिट। अगर आप प्रोफेशनल इनकम कमा रहे हैं, अप टू 75 लाख, तो आप 50% से ऊपर अपनी इनकम डिक्लेयर कर लेंगे और हम उस पर टैक्स लगा के टैक्स भरवा लेंगे आपसे। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी 75 लाख की इनकम है तो हम उस पर 37.5 लाख मान लेंगे कि आपकी इनकम है, बाकी आपका खर्चा हुआ होगा, हम ये मान लेंगे, गवर्नमेंट मान लेगी, मतलब गवर्नमेंट मान लेगी, और फिर 37.5 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा जो भी आपका आएगा। तो पीजीबीपी में हमारा बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी होता है तो यहाँ पर आता है। अनलाइक अदर एड, बिजनेस इनकम अलाउज फॉर अ वैरायटी ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉइज सैलरी, ट्रैवल कॉस्ट बिफोर कैलकुलेटिंग नेट इनकम, तो ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब आता है हमारा अगला कैपिटल गेन्स। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग पढ़े थे ना कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम की हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, लेकिन अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर क्या होगा उसका। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने बेच दी तो आपकी कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन्स पे समझने से पहले ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कैपिटल गेन्स लगता किस पे तो नेक्स्ट वी हैव कैपिटल गेन्स। दिस हेड अप्लाइज टू इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एसेट्स में मतलब अगर आपने सेल करा है, ट्रांसफर करा है कैपिटल एसेट, तब आपका कैपिटल गेन लग जाएगा। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं। आओ सबसे विकिपीडिया खोले। अ कैपिटल एसेट इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी। इट नीड नॉट टू बी कनेक्टेड टू असेसिस बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब जरूरत नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हेल्ड करी है एसएससी ने तो उसे कैपिटल एसेट की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, और उससे जरूरी भी नहीं है कि उसे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड ही है वो चीज। ठीक है, नहीं भी है तो भी चलेगा वो कैपिटल एसेट, वो मेरे लिए होनी चाहिए। द टर्म encompasses all kinds of property, movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating, land and building, plant and machinery, motor car, furniture, jewelry, route permits, goodwill, tenancy। तो ये सारे कैपिटल एसेट में आते हैं। बेसिकली मैं आपको सिंपली समझाऊं ना, कैपिटल एसेट में ज्यादातर क्या चीजें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, लैंड बिल्डिंग हो जाएंगी, ये सारी कैपिटल एसेट्स होती हैं। शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी आपकी कैपिटल एसेट्स होती है। ज्वेलरी, बुलियंस, ये सारी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कोई भी कैपिटल एसेट है, ठीक है, और उसको बेच के या ट्रांसफर करके आपने कोई भी इनकम कमाई है ना, तो वो होगी कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल, कैपिटल गेन के हेड के अंदर टैक्सेबल। अब दो टाइप का होता है कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फॉर इंस्टेंस अगर हम शेयर्स की बात करें, जो कि यूजुअली यही होती है चीजें, इफ यू सेल शेयर्स यू हैव हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर यू मे बी सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हाउएवर इफ हेल्ड फॉर लॉन्गर फॉल्स अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। साल भर के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने कोई भी शेयर्स बेचा है तो उसे शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, दोनों का टैक्स रेट डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग इसमें बाइफरकेट करते हैं कैपिटल गेन टैक्स में। कैपिटल गेन की ये जो है ना साल भर 12 महीने, ये कैसे कैटेगराइज करते हैं मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल नहीं मतलब लॉजिकल है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब पता होगा आपको। मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैंने आज एक माल खरीदा, अब ये माल आगे जाएगा, डेटर बनेगा, डेटर से वापस पैसा आएगा, डेटर से क्या पता कोई आगे बेचेगा, फिर उसके बाद पैसा आएगा। तो ये जो सर्कुलर होता है ना मेरा कैश वापस कन्वर्जन का, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल एक बिजनेस का।
ठीक है, कि वो वापस कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट कर पा रहा है अपने रॉ मटेरियल को। तो वो मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल लिया, मैंने उसे मैन्युफैक्चर करा, फिर उसके बाद आगे मेरा होल फिनिश गुड बना, फिर फिनिश गुड के बाद उसमें कुछ फिनिशिंग कर दिया, फिर मैंने आगे बेचा, फिर डेटर बना, डेटर के बाद फिर मेरे 3 महीने बाद पैसा। तो ये जितना टाइम लग रहा है ना, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वाली चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म कहते हैं और इससे बाहर वाली चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। शेयर्स में सिंपली हमने गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म है और 1 साल के बाहर लॉन्ग टर्म आएगा। तो ये चीज़ें रहती है। तो कैपिटल गेन आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कैपिटल एसेट क्लासीफाई करना, कि ये चीज़ अगर कैपिटल एसेट है तो इसका कैपिटल उसमें आएगा गेन्स में, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अब 5वां हेड हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया है गाइस, ठीक है। तो अब आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चारों से कहाँ इनकम जाएगी, तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यस, ये है वो डब्बा कचरे का तो कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है आपको तो सीधा यहाँ पर डाल दो। अगर आप चारों में क्लासीफाई नहीं करवा रहे हो और कोई भी इनकम को समझ में नहीं आ रही हो, वो सीधा अदर सोर्स में आएगी। ये फंडा होता है, लेकिन आपको आग बंद करके नहीं करना। आपको देखना है कि कौन सा हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद जनरली यहाँ पे जो इनकम आती है, सेविंग्स अकाउंट से अगर इंटरेस्ट आया, हमें फिक्स डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट आया, हमें कोई डिविडेंड मिला है, गिफ्ट्स मिला है, या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। भाई लॉटरीज कुछ हुई है तो कहाँ जाएंगी भाई? देखो लॉटरी है, हमारी सैलरी तो है नहीं, हमारी हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम नहीं है। बिजनेस लोग कह सकते हैं, लेकिन लॉटरी में मैं डील का कर रहा हूँ। बिजनेस क्यों कहूँगा मैं इस चीज़ को? मैं अगर रेगुलर बेसिस पे डील कर रहा हूँ, मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसे कह भी सकते हैं। बट लॉटरी तो क्या हो रही है, लॉटरी लग गई तो वो बिजनेस थोड़ी हुआ, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में आएगा, ठीक है। तो दिस हेड इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ रेसिडुअल इनकम। हाउएवर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन डिडक्शन आर आल्सो अवेलेबल लाइक दोज फॉर इंटरेस्ट इनकम एंड सर्टेन बॉन्ड्स। मतलब अगर आप इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स लेते हैं तो आपको एटीटी में मिलती है डिडक्शन, टीटीए में सॉरी, तो उसमें डिडक्शन मिल जाती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली हमारी रेसिडुअल हेड रहता है अदर सोर्सेज का। आपको जो भी इनकम नहीं मिल रही हो आप इधर डाल दीजिए। तो अभी रिकैप करते हैं छोटा सा ऑल हेड्स ऑफ इनकम का, क्योंकि अभी हमने 5 हेड कंप्लीट कर लिए। अब जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। सैलरी इनकम कब आएगी? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब आएगी? इनकम फ्रॉम ओनिंग प्रॉपर्टी, मेनली रेंटल इनकम होती है वहाँ पे, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में इनका आएगा या कहाँ आएगा? कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी जो हमारी है वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है हमारे लिए, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन से क्या आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। मैं गुड्स में ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो वो सारा इसमें आएगा। कैपिटल गेन्स में क्या आएगा? सेलिंग और ट्रांसफर एसेट्स। एसेट कौन से? कैपिटल एसेट्स, ये ध्यान रखना। अदर सोर्सेज में हमारा रेसिडुअल हेड होता है। इनकम नॉट कवर्ड बाय अदर हेड्स लाइक इंटरेस्ट और विनिंग्स। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को एटलीस्ट इतना क्लैरिफाई हो गया होगा कि आज डायरेक्ट टैक्स का पहला लेक्चर है हमारा, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसमें आपको एटलीस्ट ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि हमें कौन सी इनकम को कौन से हेड में क्लासीफाई करना है, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी एक बार जल्दी से रिकैप दोबारा कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग भाई हो जाए। हाँ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। याद रखना, आप कभी भी अपने किसी क्लाइंट की आईटीआर फाइल करने जाएंगे ना, वो आपको ये नहीं देगा कि ये मेरी सैलरी की इनकम है, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये मेरी बिजनेस की इनकम है, ये मेरी कैपिटल गेन की इनकम है। ऐसा कभी नहीं देगा। वो आपको डॉक्यूमेंट का बंडल उठाएगा और आपको पकड़ा देगा। अब आपको क्या करना है? आपको डॉक्यूमेंट उठाना है, रीड करना है और देखना ही कौन से हेड में जाएगा। फिर आपको, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करें तो फिर वेल एंड गुड है, उसमें और थोड़ा ईजी हो जाता है कि भाई उसमें हेड्स ऑफ इनकम सामने दिए रहते हैं और बाकी चीजें सामने दी रहती है। तो आप सीधा हेड ऑफ इनकम खोल के वहां पर इनकम क्लासीफाई कर देना, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से हेड में जाएगा। तो आज का हमारा मोटिव यही था कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी हेड्स ऑफ इनकम होती हैं और हम कौन सी इनकम कौन से हेड में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपका कोई भी डाउट होगा ना, आप हमारी साइट से क्वेरी रेज कर सकते हैं और या फिर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।